नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। आज हमारे साथ कई राजनीतिक विषयों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में है प्रधान संपादक सलामत मियां जी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य जी और सभी को नमस्कार, आदाब। शुक्रवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर बातचीत हुई। मॉनसून सत्र से पहले यह विस्तार किया जाएगा। क्या है, इस पर हम जानेंगे अपने प्रधान संपादक सलामत मियां जी की राय। क्या है सर? देखिए, इसमें सवाल ये है कि ये भी जो कुछ भी होगा विस्तार केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वो भी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख के ही होगा। और हो सकता है कि अगर अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड यूपी में नहीं बन पाया मंत्री तो अनुप्रिया पटेल केंद्र में फिर दोबारा मंत्री बन सकती हैं। संजय निषाद साहब को भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा कई और चेहरे भी इसमें आ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का लगभग बनना तय है, क्योंकि देखिए जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई थी, जिस तरह से लोग आए थे, उसके बाद वो हाशिए पे हैं ये महसूस करने लगे। और उसका उदाहरण देखिए, मुकुल राय हमारे वेस्ट बंगाल में जिस तरह से 2017 में आए, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया बीजेपी के लिए, लेकिन जो उम्मीदें थी कि उनको लगता था केंद्र में कहीं ना कहीं वो मंत्री बनेंगे, तो शायद वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। फिर शुभेंदु अधिकारी आ गए, उनको भाव मिलने लगा तो वो वापस चले गए। तो अब कहीं ना कहीं लगने लगा है कि जो सहयोगी दल हैं तो उनके लोग जो हैं वो शायद खटक ना जाएँ, दूर ना हो जाएँ। और जो बीजेपी में आए हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग आए हैं, उनके ज़रिए जितेंद्र प्रसाद भी आए हैं और भी कुछ चल रही चर्चाएं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए जो है ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है नड्डा जी के साथ गहरे में से चर्चा की है। और आने वाले वक्त में हमें दिखाई देगा बहुत जल्दी नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, जल्द ही नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। इन जो नए चेहरों पर चर्चा चल रही है उसमें असम के पूर्व मुख्यमंत्री सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल का नाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम और उत्तर प्रदेश से भी 2 नाम चल रहे हैं। सर, ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तारीकरण होगा, तो इतनी देर से कैसे देख सकते? देखिए, असल में कोरोना आ गया था, पहली लहर थी, फिर तो उसमें कोई कामकाज नहीं हुआ। उसमें अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता तो हम कहीं विपक्ष के इशू बनाता कि सरकार अपना लोगों को एडजस्ट कर रही है। तो जाहिर है कोरोना काल की वजह से जो है ये इसमें लेट हो गया होगा और उसमें मुनासिब भी नहीं था। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा माहौल ठीक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद अब ज़रूरत पड़ रही है। और पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले ये हैं। कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में 60 सदस्य है और उसमें संख्या 79 हो सकती है। अभी भी 19 सीटें कम, एक मंत्री के पास 3-3, 4-4 विभाग है। और देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री कई मंत्रियों के मंत्रालयों की समीक्षा भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कई मंत्रियों को 2 या 1 मंत्री हट भी सकते हैं और कई के मंत्रालय बदले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की अभी पता चला 7 मंत्रालयों की माननीय प्रधानमंत्री ने समीक्षा की है तो उनका रिजल्ट ठीक नहीं आया। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है मंत्रालय बदले और जिन पे 3-3 या 2-2 का है उनको बाहर कम कर दिया जाए उनका। सर, क्या इसे विडंबना ही कहा जाए कि यूपी में भी फेरबदल की चर्चाएं चल रही, उधर केंद्र में भी, दोनों एक साथ? ना, ऐसा नहीं है, इसको आप विडंबना नहीं कह सकते। जाहिर है कि अगर शायद कोरोना नहीं होता तो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार पहले हो जाता। वो कोरोना की वजह लेट हो गया, इसलिए आप इसको एक साथ जोड़ कर देखें। हाँ, लेकिन यूपी से जो चेहरे बनाए जाएंगे अगर, तो वो फिर उत्तर प्रदेश चुनाव की नज़र में ही देखा जाएगा उसको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में अपने 2 दिन के प्रवास के बाद अब लखनऊ पहुंच गए हैं। लखनऊ में आते ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और कुछ दिशा निर्देश दिए। क्या योगी आदित्यनाथ मान गए हैं? जानेंगे हमारे प्रधान संपादक सलामत मियां जी से। सर, आपने कहा था कि योगी नहीं हटेंगे, बात वो एकदम सही हो गया, योगी नहीं हट रहा है। क्या है पूरा परिदृश्य? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि योगी जी नहीं हटेंगे और ये बात सही है। और जितनी मुलाकातें हुई हैं, अब देखिए उन्होंने किताब भी सभी राष्ट्रपति महोदय को दी, माननीय प्रधानमंत्री जी को दी, गृह मंत्री जी को दी, नड्डा जी को दी, सबको दी। और वो किताब आपने देखी किस पे लिखी हुई है? वो प्रवासी मजदूरों का संकट है। और जबकि केंद्र सरकार ने उनका संकट माना नहीं था, उन्होंने बाकायदा किताब है इसमें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस किताब के पीछे भी कुछ ना कुछ बहुत चीज़ें होंगी।
और अब योगी जी मान गए नहीं मान गए तो एक अलग विषय है, लेकिन सवाल इसमें यह है कि योगी जी मान भी गए हैं और नहीं भी माने हैं। और ये भी तय है कि जिस तरह से 4.5 साल और 4 साल उन्होंने भी फ्रीडम होकर काम किया, वो अब शायद 6 महीने में इतना फ्रीडम होकर काम नहीं करेंगे। जिस नौकरशाह को लेके, पूर्व नौकरशाह को लेके बात चल रही है, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं पैच फंसा हुआ है अरविंद शर्मा जी को लेके। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य जी को लेके भी योगी जी की राय ठीक नहीं है। उनका कहना ये, उनका बताते ये हैं कि उन्होंने ये बात कही है कि हाईकमान से, केंद्रीय हाईकमान से, कि पार्टी अध्यक्ष जो हैं वो स्वतंत्र देव सिंह ही रहना चाहिए। उनसे उन्होंने, योगी जी ने बिल्कुल कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश चुनाव विधानसभा में जाऊंगा, रिजल्ट दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन संगठन की कमान नहीं देना चाहिए किसी और को, स्वतंत्र देव सिंह को ही रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकल जाए। अगर एक बात उनकी मान ली जाएगी कि भाई चलिए स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, तो फिर अरविंद शर्मा जी को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि माने भी हैं और नहीं भी माने, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी चर्चा है कि योगी जी ने जो नड्डा जी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसमें कहा कि कुछ मंत्री सहयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ मंत्री जो गाइडलाइंस बनाए, जो सहयोग का जो धर्म है उसको नहीं निभा रहे, ऐसी बातें भी बिल्कुल आई हैं। उन्होंने देखिए जिस तरह से यहाँ पे बी एल संतोष और तमाम लोगों ने अपने अपने सारे मंत्री मिलकर निभाते थे कि तभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो उनसे समय ले गए और उन्होंने पूरा अपना डाटा दिया है कि किस तरह से कोरोना में उन्होंने काम किया, किस तरह केंद्र की योजनाओं को लेकर हमने काम किया। उन्होंने मंत्रियों के बारे में बताया कि किस किस मंत्री ने कितना सहयोग किया, किस संगठन के पदाधिकारी ने कितना सहयोग किया, किस उप मुख्यमंत्री ने कितना सहयोग किया। तब बहुत सी चीज़ें लंबी हुई हैं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री का 70 मिनट की बातचीत और सबसे ज़्यादा 2 घंटे बातचीत उनकी पार्टी अध्यक्ष से हुई है। तो उनकी मुलाकात के बाद JP नड्डा जी ने जो है वो लिखा यशस्वी मुख्यमंत्री अपने ट्वीट में। तो यशस्वी का मतलब ये है कि वो बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने सभी ने दिल की भड़ास निकाली है और उसका, लेकिन कुल मिला के ये है कि जिस तरह की बातें चल रही हैं, अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ पक तो रहा है। जी हाँ, अंदर खाने कुछ न कुछ जरूर पक रहा है। योगी सरकार के कार्यकाल में से नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के रवैये को लेकर बराबर सवाल उठते रहे। आज भी एक सांसद है, यह है जालौन के सांसद भानु प्रताप वर्मा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अधिकारी उनकी एक भी बात नहीं मानते। वे कार्यकर्ताओं की शिकायत को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, वहाँ के पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी जाती, उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनी है तब हमेशा अफसरशाही हावी रही है। अगर आप बसपा को छोड़ दें तो बसपा में ज़रूर अधिकारी घबराता था, बहन जी से बहुत घबराता था। कहने को बहन जी हर तरह की व्यवस्था के बाद तैनाती भी होती थी, संबंध भी होते थे, संपर्क भी होते थे, जाति के भी होते थे, उसके बावजूद भी अधिकारी बहुत काम लोगों करता था और बड़ा मुख्यमंत्री का खौफ होता था। अन्य सरकारों की अगर आप बात करेंगे तो अधिकारी बहुत इतने बिल्कुल प्रभावशाली हमेशा रहे हैं, लेकिन जनता से ज़्यादा उनका लगाव नहीं रहता था। भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकारें आई हैं, अगर आप कल्याण सिंह की सरकार को छोड़ दें थोड़े समय, उसके बाद राम प्रकाश गुप्ता जी रहे थे और दूसरे मुख्यमंत्री रहे, तो उनके कार्यकाल में भी अधिकारी जितने हैं वो सरकारी मशीनरी हावी रही है। यहाँ भी यही हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, 2-2.5 साल तो सब दिल्ली चला, पोस्टिंग ट्रांसफर प्रोसेस सब दिल्ली से होता था। अब 2 साल 1.5 साल आप देख लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं इसमें इंटरफेयर हुआ, तब थोड़ी सी कुछ बात बनी। लेकिन यहाँ भी क्योंकि महाराज जी को लोगों ने इतना समझते थे कि शायद ये इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे, अनुभव नहीं है, उसका भी लाभ मिला। आज ये है कि आज उसी प्रदेश को उन्होंने किस तरह सही तरीके से संभाला भी है। अधिकारी नहीं सुन रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये शिकायत हमेशा रही बीजेपी में। जी हाँ, ये शिकायत बीजेपी में रही। सर, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या ये 3 पावर सेंटर है इसलिए? क्योंकि एक तरफ तो है योगी जी, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य, तीसरे दिनेश शर्मा। अब अधिकारी भी ये है कि अगर एक पावर सेंटर नहीं है तो किसको किसको रिपोर्ट करें, किसकी हम सुने? कहीं ये कारण तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में उनको लगता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी,
अगर अधिकारी को डर किस बात का होता है? उस बात का होता है कि मेरी शिकायत विधायक करेगा, मेरी शिकायत सांसद जी करेंगे, मेरी शिकायत मंत्री जी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, तो मेरे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। आज स्थिति ये है कि जब आप जिस तरह की अभी नाराज़गी का कारण चल रहा है बीच में, कारण यही तो कारण है कि अधिकारी नहीं सुनते तो किससे शिकायत करें? सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री से करेंगे, वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती, बात नहीं हो पाती थी, इसीलिए अधिकारी हावी रहता है। अगर उसको डर ये होगा कि ऊपर मुख्यमंत्री बैठा और हमारी बात सुनने के लिए, विधायक जी की बात तत्काल सुनी जाएगी, सांसद जी की बात तत्काल सुनी जाएगी, तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो किसी की जनप्रतिनिधि नहीं सुने। जब उसको लगता है कि कुछ नहीं है, ऊपर किसी की कोई अहमियत नहीं है, जैसा हम चाहेंगे वही होगा, जैसा हम बताएंगे वही होगा, जहाँ ये चीज़ होती है वहाँ नहीं सुनी जाती है। तो ये कार्रवाई आखिर मुख्यमंत्री के स्तर पे क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री भी कुछ कॉकस में घिरे हुए हैं। पहले 11 टीम थी उनकी, वो अब 9 कर दी गई है। उसमें भी कुछ अधिकारी जो हैं वो ही चला रहे हैं। ये 2 या 3 अधिकारी, 4 अधिकारी ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। तो जाहिर है कि जो वो कहते हैं, जो बताते रहेंगे, वही मुख्यमंत्री सही मानते हैं। ये भी सर कहा जा रहा है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार विधायक है, मंत्री है, उनकी वजह से भी दबाव बन जाता है। हाँ, होता है, हो सकता है ये कहीं ना कहीं। कई मंत्रियों के रिश्तेदार भी होते हैं, सिफारिशी भी होती है, जाहिर है कि वो नहीं हट पाते हैं। ये तो हर सरकार में होता है, ये खाली बीजेपी में नहीं है, हर सरकार में मंत्रियों को और विधायकों के, सांसदों के अधिकारी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं कुछ जनपदों में होते हैं जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हुई। तो हर सरकार में होता है। जी हाँ, बसपा अध्यक्ष मायावती की बात हुई है तो एक खबर और बता दें कि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी और पंजाब में अकाली दल का गठबंधन हो गया। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव है और अकाली दल पहले बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब एनडीए से अलग होकर वह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहा है और मायावती की पार्टी बसपा से गठबंधन हो गया। सर, पहली बार ऐसा लग रहा है कि मायावती की पार्टी बसपा बहुत बड़े स्तर पे पंजाब में गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। दूसरे दलों वो दूसरे राज्यों में अकेले लड़ती है, लेकिन पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन करके, इसे किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें मजबूरी है, डूबते को सहारे वाली कहानी है। इस समय तो जो भी उनके साथ आ जाएगा, जाहिर है कि उनको स्वागत करेंगी उनका। और पंजाब में आपने देखा पहले बसपा का बहुत अच्छा जनाधार था, पहले अकेले लड़ती थी। हाँ, लेकिन बहुत जनाधार अच्छा था। उस समय के जो पार्टी के वहाँ के प्रभारी थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके वहाँ उसको संगठन को खड़ा किया था। अब वहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं बन पा रही थी, तो अकाली दल का वहाँ पे अच्छा वर्चस्व है। मैं समझता हूँ कि इन दोनों में गठबंधन हुआ है, इससे कांग्रेस के साथ ज़्यादा नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को होगा। बसपा के जो संस्थापक थे कांसीराम, उनका कार्यस्थल पंजाब ही रहा है। पंजाब में बसपा बहुत मजबूत थी और पहले वो अकेले दम पर लड़ती थी, लेकिन अब 2022 के चुनाव वो अकाली दल गठबंधन के साथ लड़ेगी। एक और महत्वपूर्ण खबर जिस पर आप सबकी नज़रें हम चाहते हैं वो है कोरोना से हुई मौतों को। अचानक दूसरे राज्यों में कोरोना से हुई मौतों की संख्या को के आंकड़े को बढ़ाकर दिखाया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक राज्य के हाई कोर्ट इस मामले में बहुत सख्त है। सर, जो आंकड़े हैं वो पहले से ही कहा जा रहा था कि राज्य सरकारें आंकड़े छुपा रही है। अब इस मामले में हाई कोर्ट बहुत सख्त हो गया। उन्हें कह रहा है जो मौतें हुई है उसको ऑडिट कीजिए। अब कर्नाटक में 4,500 ज़्यादा बढ़ गया, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में हमने 2 दिन पहले देखा कि अचानक 6,000 की मौतों को उन्होंने दिखाया। नहीं, उन्होंने तो बिहार वालों ने कह दिया था कि हमने आंकड़े इकट्ठे कराए हैं, ये सब कुछ नहीं कराए गए। देखिए, हम लोग पहले भी कह रहे थे कि जितनी मौतें हो रही हैं वो दिखाई नहीं जा रही हैं, बताई नहीं जा रही हैं। कागज़ों में बहुत कम आंकड़े होते थे, लेकिन जब प्रैक्टिकल आप मौत कहाँ छुपा लोगे? आप मरीज़ छुपा सकते हो, कितने मरीज़ हो गए, ठीक हो गए, चले गए, लेकिन लाशें कहाँ ले जाओगे? हमने पहले भी चर्चा की थी इस बात को लेकर। जब मौतें हुई उनको कैसे आप भूल जाओगे? जिस घर का लाल गया है, जवान गया, माँ गया, बाप गई, बेटे गई, तो कहाँ उनको लेके जाओगे? अब जब डेथ सर्टिफिकेट अब जब वो सब जाहिर है, तब सर्टिफिकेट बन के आ रहे हैं तो जाहिर है सबकी आंखें खुल गई हैं। और अभी भी सही तरह से अगर हो जाए भट्टाचार्य जी, तो मैं समझता हूँ कि मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बैठेगी, बहुत ज़्यादा बैठेगी। ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के जो 2-4 वैज्ञानिकों ने जो आकलन किया था कि 6 लाख के करीब मरे हैं और करीब 70 करोड़ लोग यहाँ संक्रमित है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आंकड़ा एकदम सही है।
अब देखिए, तो अभी तो इसको जल्दबाजी हुआ कहना, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आसपास तो हो सकता है, बहुत लोग मरे हैं। और जो सर्टिफिकेट की बात आ रही है, अब देखिए इसमें ये भी है कि अब इसमें मैं समझता हूँ कि शायद ये चीज़ें हल्की भी हो जाएंगी। कुछ मरने वालों को 4 लाख मुआवजे देने की बात भी चल रही है, तो हो सकता है कहीं ना ये कहीं इसके पीछे मुआवजे वाली हो थ्योरी भी तो नहीं सकता है? है। देखिए केंद्र सरकार ने कहा कि 4 लाख मुआवजा मिलेगा, उसकी विचार कर रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेकिन मौतें तो कोरोना से बहुत हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, मौतें कोरोना से बहुत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पर जांच होनी चाहिए और सही आंकड़ा देश के लोगों के सामने आना चाहिए। तो आज चर्चा में बस इतना ही। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ मुझे और प्रधान संपादक सलामत जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।